गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आपको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि वर्ष 2020 में काफ़ी न्यूज़ में रहा है उससे रूबरू कराते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपके आने वाले यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक है साइक्लोन्स। जैसा कि हमने देखा है ईयर 2020 में अम्फन साइक्लोन जिसने बे ऑफ बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई है, जो एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में था और जिसने 1999 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा इम्पैक्ट दिखाया। इसी के साथ हम साइक्लोन निसर्ग की चर्चा कर सकते हैं जिसने मुंबई में आफ्टर अ गैप ऑफ 129 ईयर्स दस्तक दिया। तो इन सब कारणों की वजह से साइक्लोन काफ़ी न्यूज़ में हो जाता है। वैसे साइक्लोन होते क्या हैं? अगर हम सरल भाषा में बोले तो साइक्लोन एक स्ट्रॉन्ग विंड्स, वायलेंट विंड्स होती हैं, जो तेज़ गति सी हवाएं चलती हैं, उन्हें हम साइक्लोन्स कहते हैं। और साइक्लोन्स क्रिएट कहाँ होती हैं? जहाँ प्रेशर जो है वो काफ़ी लो होता है। तो वैसे जगहों पे हम देख सकते हैं कि साइक्लोन्स काफ़ी क्रिएट होती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि साइक्लोन्स की क्लासिफिकेशन। तो साइक्लोन्स दो काइंड्स के होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन और सेकंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हमारा आज चर्चा का विषय रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन लाई करता है, उसके बीच जो साइक्लोन्स क्रिएट होती हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए कि हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो ट्रॉपिक्स के रीजन में लाई करते हैं, यानी कैंसर से कैप्रिकॉर्न, उनके बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है। वहीं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मोस्टली हम हिली रीजन्स में देख सकते हैं, तो इसी वजह से उनका नाम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो मोस्टली लैंड्स और सीज़ दोनों जगहों पे होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली सीज़ में हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की थोड़ी सी और डेफिनेशन पे। तो यहाँ हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो, जैसा कि हमने आपसे बताया, वो वायलेंट विंड्स स्टॉर्म्स हैं, यानी कि जो कि लो प्रेशर, सेंटर में जब लो प्रेशर होता है और वो ओशंस में मोस्टली, तो ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। और साइक्लोनिक विंड मूवमेंट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि उसका विंड का डायरेक्शन क्या है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की ही दिशा में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर साइक्लोन की आई की बात करें तो वो काफ़ी काम होता है, वो मतलब काफ़ी ठंडे बस्ते में होता है। इसके बाद हम आते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि रीज़न्स क्या हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म होने की, तो फर्स्ट रीज़न है जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो या तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान अगर सी सरफेस का होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होते नज़र आएंगे। दूसरे रीज़न पे अगर हम आए तो लो प्रेशर एरिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लो प्रेशर अगर होगा तो डिप्रेशन क्रिएट होगा, डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। थर्ड अगर हम आए, प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ये वही कोरियोलिस फोर्स है जो रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी जब अपने ही कक्ष पे घूमती है तो उसे हम रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स की मदद से ही रोटेशन ऑफ द अर्थ संभव है। तो हमें जैसा कि पता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे एब्सेंट होता है और पोलर रीजन्स में मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब कारणों से हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थोड़ा सा कम होते हैं, क्योंकि वहाँ कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है। तो इसीलिए जब तक कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट नहीं होंगे। फिर हम आते हैं अपने चौथे रीज़न पे, तो स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, यानी कि विंड स्पीड जो है उसकी जो वेरिएशन होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। अगर हमने जैसा कि देखा है कि बे ऑफ बंगाल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम एक कारण वो भी कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। और आखिरी रीज़न है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, यानी कि सी लेवल सिस्टम जो है हमारा
उसमें जो अपर डाइवर्जेंस यानी कि ऊपर से जो हवाएं नीचे की तरफ आती हैं उसमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, उसमें झुकाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगर कवर करें तो आगे हम देखते हैं कि वाई मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल रीजन दैन अरेबियन सी, यानी बे ऑफ बंगाल रीजन में क्यों ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं रादर दैन अरेबियन सी। तो इसका एक काफ़ी अच्छा रीज़न ये है कि जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है और हम अपने आने वाले वीडियोस में बेशक आपसे ये रूबरू कराएंगे, ओशन करंट्स तो वो दो टाइप्स की होती हैं, एक वार्म ओशन करंट्स और एक कोल्ड ओशन करंट्स। तो जो मेडिटेरेनियन सी यानी कि जो यूरोप की रीजन्स हैं वहाँ से जो कोल्ड करंट्स आती हैं वो जाकर के अरेबियन सी से टकराती हैं। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि अरेबियन सी में अभी जो हमने जिक्र करा था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइयर, वो कंडीशन वहाँ फॉर्म नहीं होता। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन क्योंकि वो सेटिस्फाई कर जाता है, वहाँ ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स भी होते हैं और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और अरेबियन सी में साइक्लोन्स भी कम होते हैं और उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आपको ये बेहद स्पष्ट पता होना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल में ह्यूमिडिटी भी हाई है, टेम्परेचर फैक्टर भी है और हम कह सकते हैं कुछ हद तक इवापोरेशन भी मिल जाता है, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में थोड़ा ज़्यादा है, तो वो इवापोरेशन भी अच्छा दे देता है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात कर सकते हैं रीजनल नेम्स, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बाकी रीजन्स में किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे अपने इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो वहाँ तो साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम अटलांटिक ओशन यानी यूएस से अगर हम उस रीजन की बात करें तो वहाँ इसे हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी यानी जापान और साउथ चाइना सी के जो रीजन्स हैं मोस्टली अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ इसे टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है वहाँ इसे विली विलीज़ के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि ये कौन से रीजन में किस नाम से ट्रॉपिकल साइक्लोन को बुलाया जाता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नामकरण कौन करता है। तो इंडियन ओशन रीजन में जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उनका नेमिंग जो है वो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO और UN की एस्केप, ये दो बॉडीज़ जो हैं वो मोस्टली हम देखते हैं कि मतलब यही नेमिंग करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, यानी कि WMO और UNESCAP। और इन नेमिंग में कंट्रीब्यूशन किन किन कंट्रीज़ का होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं मोस्टली भारत और भारत के पड़ोसी मुल्क, जैसे हम देख सकते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान और थाईलैंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनके अलावा ओमान, थाईलैंड और मालदीव्स, क्योंकि लोग थाईलैंड और ओमान हम उन्हें नेबर्स में नहीं गिनते हैं, तो बेशक वो नाम छूट सकता है, तो इसीलिए वो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कि इसी के साथ अगर हम एंटी साइक्लोन की बात करें, जैसा हमने अभी तक साइक्लोन का जिक्र करा है, तो एंटी साइक्लोन जो है वो अपोजिट है साइक्लोन का, बिल्कुल उल्टा। यानी साइक्लोन जो है वो इनवर्ड स्पायरलिंग एयर सर्कुलेशन से होता है, और जबकि एंटी साइक्लोन जो है वो आउटवर्ड स्पायरलिंग एयर सर्कुलेशन, यानी साइक्लोन जो है वो अंदर से हवाएं बाहर की तरफ को जाती हैं। यानी कि अगर हम आपको समझाएं तो मोस्टली साइक्लोन जो होगा वो इस हिसाब से, आप सपोज़ ये आई ऑफ द साइक्लोन है, तो साइक्लोन जो होगा वो अंदर से हवाएं स्पाइरल होंगी और वो बाहर की तरफ को जाएंगी, जबकि एंटी साइक्लोन में उसका ठीक वाइसी वर्सा। अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो स्पाइरल होकर के जो हवाएं आएंगी वो बाहर से अंदर की तरफ को आएंगी। तो इसी वजह से एंटी साइक्लोन में डिफरेंस ये है कि आउटवर्ड स्पाइरलिंग एयर सर्कुलेशन जो है उसे हम एंटी साइक्लोन के नाम से जानेंगे, जबकि जो इनवर्ड यानी कि अंदर से जो बाहर को निकलेंगे उसे हम साइक्लोन के नाम से जानेंगे। तो इसी को हम एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर में क्रिएट होता है, जबकि एंटी साइक्लोन जो है वो हाई प्रेशर, यानी कि साइक्लोन को लो प्रेशर चाहिए और एंटी साइक्लोन को हाई प्रेशर चाहिए। उसके अलावा साइक्लोन जो है वो मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जबकि एंटी साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो आपको ये तीन डिफरेंसेस काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए।
साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में, क्योंकि कई दफ़ा क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि एंटी साइक्लोन से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर, साइक्लोन इनवर्ड स्पाइरलिंग एयर सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोन आउटवर्ड स्पाइरलिंग एयर सर्कुलेशन, और साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो इसके साथ अगर हम बात करें तो फिर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट अगर हम देखें, आपको हम समझाते हैं साइक्लोन्स मोस्टली क्रिएशन। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी डिप्रेशन ये क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर एरिया है, और लो प्रेशर एरिया के वजह से ही जो वार्म एयर हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, गर्म हवाएं जो हैं जो सी से लैंड से टकराने के बाद जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, उससे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, और बाहर जो हाई प्रेशर एरिया है वो अंदर की तरफ को आने लग जाता है, और ये जो है वो साइक्लोन क्रिएट करने लग जाता है, यानी कि ये गैप जो बनता है वो हवाएं जो हैं वो भरने लग जाती हैं। तो आप वापस से देखिए, ये जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, यानी कि जो हवाएं ऊपर की तरफ को निकलती हैं वो काफ़ी बारिश करती हैं, और बाहर से जो हाई प्रेशर एरिया की जो हवाएं हैं वो अंदर की जगह को ले लेती हैं। तो ये है साइक्लोन का फिनोमिना। इसके बाद हम आपको जैसा कि रीज़न वाइज बताए थे, हरिकेन्स आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मोस्टली ये यूएसए वाले रीजन्स में हम देख सकते हैं कि इसे हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जापान वाले क्षेत्र में इसे टाइफून्स के नाम से जाना जाता है, इंडिया वाले क्षेत्र में साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, और जैसा आपको हमने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजियंस लाई करते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होने को लगभग है, और हाल में हमने कुछ साइक्लोन्स भी देखा है, जैसा कि फ़ानी, काफ़ी इम्पैक्ट इसका भी रहा है, तो ये उड़ीसा के कोस्ट पे इम्पैक्ट करा था। वायु जिसने गुजरात को इम्पैक्ट करा था। डायन जिसने माडागास्कर, उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन वनीला भी चलाया था, जहां हमने INS ऐरावत शिप को भेजा था। तो आपको अगर ऑपरेशन वनीला भी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि माडागास्कर में चलाया गया था ऑपरेशन वनीला साइक्लोन डायन के लिए। इसके बाद में साइक्लोन इडाई जो है वो मोज़ाम्बिक्यू, अम्फन जैसा कि आपको बताया गया वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड्स में, और निसर्ग जो है वो है महाराष्ट्र में। तो ये आपके कुछ हाल के साइक्लोन्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बगैर इसके बिल्कुल संभव नहीं है। तो आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे तो बेशक हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।